तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टारवेशन के स्टारवेशन कैसे कहते हैं और स्टारवेशन के दौरान जो मेटाबॉलिक चेंजेस हमारे बॉडी में आ जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टारवेशन क्या है? व्हेन देयर इज लेस इनटेक ऑफ फूड, या जिसको हम उर्दू में कहत कहते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर फूड की या एनर्जी की शॉर्टेज आ जाती है ड्यू टू डिफरेंट रीजन, जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसको कहते हैं स्टारवेशन। अब ये है कि स्टारवेशन के दौरान हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस क्या आते हैं, सो ये हम डिस्कस करेंगे। सो स्टारवेशन अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टारवेशन कैसे कहते हैं। जो मेन कंटेंट्स है जो अभी हम पढ़ेंगे, तो क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक है हमारे साथ इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका स्टारवेशन का। एंड क्वेश्चन को जो कि है ये एक कंडीशन, ये हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। काजेस हम पढ़ेंगे स्टारवेशन की, मेडिकल रीजंस, सर्कमस्टेंशियल काजेस हम पढ़ेंगे, काजेस हम पढ़ेंगे इसके। द मेन कॉजेज ऑफ स्टारवेशन क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, फिर चेंजेस क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस आते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस आते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस आते हैं, वाटर और मिनरल का जो मेटाबॉलिज्म है इस पर क्या इफेक्ट है, प्रिवेंशन हम क्या किस तरह करेंगे स्टारवेशन की, इसकी फिर ट्रीटमेंट किस तरह हम करेंगे। सो ये मेन कंटेंट्स है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं स्टारवेशन की डिफिनीशन की तरफ कि स्टारवेशन कैसे कहते हैं। स्टारवेशन इज अ सीवियर डिफिशियंसी इन कैलोरिक एनर्जी इनटेक बिलो द लेवल नीडेड टू मेंटेन एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ। जिस तरह मैंने स्टार्ट में डिफिनीशन किया कि स्टारवेशन क्या है, कि जब हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है इसकी शॉर्टेज या कमी आ जाती है, तो इसको स्टारवेशन कहते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन में भी एक्सप्लेन हो गया कि स्टारवेशन किसे कहते हैं। स्टारवेशन इज अ सीवियर डिफिशियंसी है इन कैलोरिक एनर्जी इनटेक, इन आप लेस फूड इनटेक जो के है ये करते हो, आप खुराक बहुत ज़्यादा कम लेते हो, यानी कैलोरिक एनर्जी का जो इनटेक है बॉडी में ये कम हो जाता है, ये डिफिशिएंट हो जाता है बिलो द लेवल नीडेड टू मेंटेन एन ऑर्गेनिज्म लाइफ। यानी एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए जितने लेवल पर कैलोरिक एनर्जी कैलोरी की ज़रूरत होती है, उससे आप कम एनर्जी जो कि है, कम कैलोरी जो कि है आप लेते हो, इनटेक करते हो। सो दिस इज कॉल्ड स्टारवेशन, इसको कहते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन का जो मेन डिफिनीशन है स्टारवेशन का, कि स्टारवेशन किसे कहते हैं। स्टारवेशन एज अ severe deficiency in caloric energy intake below the level needed to maintain an organism। जितना ऑर्गेनिज्म के लिए चाहिए उससे आप कम एनर्जी लेते हो, तो इसको कहते हैं स्टारवेशन। सो ये स्टारवेशन की डिफिनीशन हो गई कि स्टारवेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं क्वाशियोको। क्वाशियोको जो कि है ये कंडीशन है। ये कैसे कहते हैं। देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्वाशियोको जो कि है ये कैसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है। इसके काजिज़ के कोशियों को ये एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जब हमारी कैलोरिक एनर्जी इनटेक जो कि ये कम हो जाती है, तो ये कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होती है। देखिए आप इस पिक्चर में जो कि इस बच्चे को देखो, जिसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये पूरी तरीके से, पूरी तौर पर जो कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो कि ये चेंज हुआ है। इसमें क्या होता है क्वेश्चन में, इसके काजेस क्या है, मेन काजेस इसके क्या है, पुअर्टी है एंड इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। क्योंकि कब हमारी बॉडी में एनर्जी इनटेक कम हो जाती है, यानी हम कब इस तरह करते हैं कि खुराक कम खाते हैं या एनर्जी हम कम लेते हैं बॉडी में। एक मेन रीज़न जो कि इसका है पुअर्टी। द पुअर्टी इज द मेन रीज़न ऑफ दिस ऑफ द पुअर्टी इज द मेन रीजन। क्योंकि पोल्ट्री बास पुअर लोग, पुअर पीपल इस तरह होते हैं कि उनकी खुराक की जो इनटेक होती है वो बैलेंस डाइट जो कि वो नहीं लेते हैं। पोल्ट्री इज़ वन ऑफ द काज ऑफ द स्टारवेशन, या जो क्वेश्चन को जो कंडीशन है इसका एक काज है। दूसरा जो कि है इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। एनर्जी इनटेक और जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है इसमें इम्बैलेंस आ जाता है, इसकी वजह से भी ये स्टारवेशन या जो क्वेश्चन को है ये अकर होता है। मेडिकल रीजंस क्या है, एक है एनोरेक्सिया नरोजा, बुलिमिया नरोजा, ईटिंग डिसऑर्डर्स। अच्छा, एनोरेक्सिया नरोजा कैसे कहते हैं। एनोरेक्सिया नरोजा जो कि है
इट इज़ अ लॉस ऑफ एपिटाइट या लेक ऑफ फूड डिज़ायर। इसमें क्या होता है कि बंदा जो कि ये इमोशनली जो कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, और ये एक इमोशनल डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया नर्वोसा जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये एक इमोशनल डिसऑर्डर है एक बंदे में, जो बंदा सोचता है कि मैं वेट कम करना चाहता हूँ, और उसकी वजह से यानी फॉर वेट लूजिंग या फॉर द लूज ऑफ फॉर द लॉस ऑफ वेट, बंदा क्या करता है वो खुराक कम लेता है या बिल्कुल लेता ही नहीं है, मतलब वो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो कमज़ोर हो जाता है, और इसके मतलब स्टारवेशन आ जाता है, और इसके बॉडी में जो कि है मुख्तलिफ़ किस्म के जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो कि ये क्या है, एक इमोशनल डिसऑर्डर है जिसमें बंदा क्या करता है, he or she refuse to eat something because he or she wants to lose her या his weight। तो इसकी वजह से वो कम खाता है, जिसकी वजह से वो स्टारवेशन में सफ़र हो जाता है। दूसरा जो कंडीशन आपको यहाँ पर नजर आए, बुलिमिया नर्वोसा। सो बुलिमिया नर्वोसा क्या क्या इसमें क्या होता है कि बंदा जो खुराक खाता है तो फिर उसको ये फिक्र होती है कि मैंने ज़्यादा खुराक किया है, और मैं मोटा हो जाऊंगा, ओबेसिटी में मुबतला हो जाऊंगा या ओवर वेट हो जाऊंगा। फिर वो खुराक जो कि वो कई तरीक़ों से दोबारा निकालना चाहता है बॉडी से, यानी वोमिटिंग के थ्रू, बाज़ जो कि है कुछ इस तरह की मेडिसिन लेते हैं जो वोमिटिंग खास करती है, मतलब वो चाहता है कि जो मैंने खुराक खा लिया ये इसको मैं दोबारा बाहर निकालूं, तो वोमिटिंग के मुख्तलिफ मेडिकेशन वो लेते हैं जिसकी वजह से वो वोमिटिंग करता है। तो क्या होता है कि खुराक इसके बॉडी को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाता है, और उसकी बॉडी जो कि है ये स्टारवेशन पीरियड में आ जाती है, मतलब इसको स्टारवेशन से गुजरना पड़ता है, और जिसकी वजह से प्रॉपर प्रोटीन वगैरह सब कुछ इसको नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से भी जो कि है स्टारवेशन आ सकता है। वन ऑफ द कॉज ऑफ द स्टारवेशन इज द बुलिमिया नर्वोसा, ये एक काज हो सकता है। नेक्स्ट कॉज क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। कुछ ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ईटिंग डिसऑर्डर जो के हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह के जीआईटी प्रॉब्लम्स हो गए, या एलर्जिक रिएक्शंस हो गए। बाज़ अगर एक बंदा एक चीज़ खाता है वो एलर्जिक होता है, फूड की एलर्जिक होता है, उसकी जीआईटी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हर चीज़ वो नहीं कर सकता है। सो इस तरह के कुछ ईटिंग डिसऑर्डर भी है जिसकी वजह से स्टार्वेशन हो सकती है। और कोशिको जो कि है जो प्रोटीन की डिफिशिएंसी है वो बॉडी में आ सकती है। इसके अलावा जो कि अनदर काज जो कि इसका है सीलियक डिजीज़, कुछ इस तरह की सीलियक डिजीज़ भी है जहाँ पर जो कि है प्रॉपर खुराक जो कि वो बंदा नहीं कर सकता है। सीलियक डिजीज़ का क्या मतलब है, सीलियक डिजीज़ जो कि ये ऐसे डिजीज़ है जिसमें जो इंटेस्टाइन होता है ये हाइपर सेंसिटिव होता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, और तो फूड डाइजेशन में जो कि थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा मसला आ जाता है फूड डाइजेशन में। सो इस तरह की डिजीज़ में भी जो कि है स्टार्वेशन हो सकता है, एंड डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हो सकती है डाइट में, जिसकी वजह से जो कि है पोषियों को जो एक कंडीशन है जो पहले मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था वो अगर हो सकता है। इसके अलावा कामा, बंदा बहुत ज़्यादा दिनों तक कामा में होता है जिसकी वजह से वो खुराक नहीं लेता है, या इसको जो खुराक मिल रहा है प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, तो इन यूट्यूब एक्सेट्रा जो कि है, तो इसी वजह से भी जो कि है स्टारवेशन और डिफरेंट डिफिशियंसीज ऑफ प्रोटीन वगैरह आ सकते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, कुछ इस तरह के डिप्रेशन ऑर्डर आ सकते हैं जिसमें खुराक कम खाता है पेशेंट, जो कि इसकी वजह से भी होता है। डायबिटीज मेलाइटस हो गया, डाइजेस्टिव डिजीज हो गया, एंड कांस्टेंट वोमिटिंग की वजह से, ये सारे ये चीज़ तो ईजी आपके समझ में आया होगा कि इसका क्या मतलब है, और इसकी वजह से किस तरह हमारे बॉडी को फूड इनटेक जो कि एनर्जी इनटेक जो कि ये कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्टारवेशन पीरियड आ सकता है। देखो, स्टारवेशन का जो मेन प्रॉब्लम है, स्टारवेशन की वजह से वो क्या है, वो ये कंडीशन है क्वेश्चन को कि क्या होता है स्टारवेशन की वजह से, कि याद रखिए अगर आप अपना फेट या आप अपना वजन कम करना चाहते हो तो आप सारे खुराक आप छोड़ सकते हो, मतलब आप फेट्स नहीं खा सकते हो, आप शुगर नहीं खाओ, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, दो चीज़ें हैं जिसका और जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एक प्रोटीन और दूसरा वाइटामिन।
प्रोटीन और विटामिन जो कि है ये इसके बॉडी में जो कि है मेजर रोल्स है और कुछ खास फंक्शन है जो बॉडी में ये परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन और विटामिन को नहीं छोड़ना है। तो क्या होता है कि जब भी स्टार्वेशन पीरियड आ जाता है हमारी बॉडी में, तो स्टार्वेशन की वजह से जब हम खुराक कम लेते हैं तो प्रोटीन भी कम खाएंगे। इसी वजह से जब प्रोटीन डाइट में कम हो जाएगा तो प्रोटीन डिफिशियंसीज की वजह से प्रोटीन मल्ट न्यूट्रिशन, ये एक अलग टॉपिक है जिसके बाद हम पढ़ेंगे। सो प्रोटीन डिफिशियंसीज की वजह से हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर फंक्शन वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इस कंडीशन को जब प्रोटीन इंटेक कम हो जाता है डाइट में, इसको कहते हैं क्वाशियोको कंडीशन, इसको कहते हैं। सो ये सारे जो काजेस हम पढ़ रहे हैं ये एक तरफ ये स्टार्वेशन के लिए भी काजेस है, और ये काजेस जो कि ये क्वाशियोको कंडीशन के लिए भी ये काजेस है। सो नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि नेक्स्ट काजेस क्या है इसके। सर्कमस्टांशियल काजेस क्या हैं यानी बहुत ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं जिसकी वजह से स्टार्वेशन बॉडी में हो सकता है। मतलब वेट लूज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी नहीं है, सीलियक डिजीजेज भी नहीं है, कुछ हाइपर सेंसिटिविटी की केस भी नहीं है, मतलब जीएटी डिसऑर्डर भी नहीं है। बाज़ औक़ात इन कंडीशंस के अलावा, मेडिकल कंडीशंस के अलावा कुछ सर्कमस्टांशियल काजेस या कंडीशन आ सकते हैं जिसमें एक बंदा जो कि वो खुराक नहीं खाता है। और ऐसे कंडीशन कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट नंबर आप जो देख रहे हो, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, एल्डर चाइल्ड या एल्डर डिपेंडेंट एब्यूज़। क्या होता है कि चाइल्ड एब्यूज़ या एल्डर एब्यूज़ किसे कहते हैं। बाज़ औक़ात एक बच्चा जो कि है या जो एल्डर होता है, किसी एल्डर को कोई जब गलत काम करता है तो बाज़ औक़ात हम इसको पनिशमेंट देते हैं, कुछ इसको पनिशमेंट देते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इसको मतलब इसको पनिशमेंट मिलती है। मतलब अगर हम चाइल्ड एब्यूज़ की तरफ आ जाए तो चाइल्ड एब्यूज़ फिज़िकल एब्यूज़ भी हो सकता है, जो बच्चों को मारते हैं पीटते हैं, मतलब कुछ इमोशनल एब्यूज़ भी हो सकता है, और सेक्सुअल एब्यूज़ भी एक टाइप है, जिस तरह बच्चों को जो कि टारगेट किया जाता है चाइल्ड एब्यूज़ में, सेक्सुअल एब्यूज़ भी आता है, फिज़िकल एब्यूज़ भी आता है। इसी तरह एक एब्यूज़ जो कि ये भी है कि बाज़ औक़ात आप देखते हो कि लोग बच्चों पर खाना बंद करते हैं कि मैं आपको उस वक़्त खाना नहीं दूँगा जब तक आप ठीक ना हो जाए, जब तक आप इन चीज़ से तौबा ना करें या ये ना करें या वो ना करें। सो इसको खाना नहीं मिल रहा है 1 दिन तक, 2 दिन तक, मतलब। तो ये भी बाज़ औक़ात एल्डर कोई बड़ा बंदा हो जो इस तरह के गलत काम करता है, तो इसको पनिशमेंट के तौर पर इस पर खाना बंद किया जाता है। सो इसको कहते हैं चाइल्ड एल्डर डिपेंडेंट एब्यूज़, जो मतलब इस पर खाना बंद किया जाता है, इसको खाना नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मतलब स्टार्वेशन पीरियड से इसको गुजरना पड़ता है। दूसरा कंडीशन है फेमाइन फॉर एनी रीजन सच एज पॉलिटिकल स्ट्राइफ आर एंड वार। बाज़ औक़ात ऐसे कंडीशन आ सकते हैं जिसमें क्या होता है कि जिसमें बंदा जो कि उसको प्रॉपर फूड या वो खुराक नहीं मिलता है। ये जो टर्म है फामिन या फेमाइन जिसको कहते हैं, मुख्तलिफ इसको प्रोनाउंस करते हैं लोग, फामिन फेमाइन। सो इसमें क्या होता है कि दिस फामिन मीन्स द डिफिशिएंसी या दिस डिफिशिएंसी ऑफ फूड। जब एक्सट्रीम डिफिशिएंसी, जब खुराक की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है बॉडी में, हम खुराक नहीं लेते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं फामिन फॉर एनी रीज़न। और इसके मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं। कौन से रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल स्ट्राइफ का। पॉलिटिकल स्ट्राइफ का क्या मतलब है। पॉलिटिकल स्ट्राइप का मतलब है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब लोग या कोई पॉलिटिकल लोग होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, या इस तरह के लोग जो कि हैं और जो सोशल लोग होते हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात आप लोगों ने नोट किए होंगे, जिसमें क्या होता है कि वो लोग बैठ जाते हैं और वो लोग भूख हड़ताल जिसको हम कहते हैं, कि वो बंदा जो कि ये एग्रीमेंट करता है आपस में कि जब तक हमारे ये डिमांड्स पूरे नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उस वक्त तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और वो ये एग्रीमेंट आपस में करते हैं कि हम में से कोई बंदा जो कि ये फूड खुराक नहीं खाएगा तब जब तक हमारे ये डिमांड्स पूरी ना हो जाए। सो इस तरह की पॉलिटिकल स्ट्राइक में जो कि हैं बंदा क्या होता है कि 1 दिन 2 दिन या कुछ घंटों तक या कुछ ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं, जिसमें बंदा खाना नहीं देता है, क्योंकि उनका आपस में एग्रीमेंट हुआ है कि हम ये एहतजाज करेंगे, ये हम भूख हड़ताल करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारी ये मुतालबात पूरे नहीं होते। सो इस दौरान भी ये चूँकि खुराक नहीं लेता है, खुराक नहीं खाता है, तो इस वजह से भी स्टार्वेशन
होती है बॉडी में। एंड वार, और जो दूसरा रीज़न है जिसमें खुराक की शदीद किल्लत आ जाती है बॉडी में, तो वो है वार, जंग की वजह से। क्योंकि जंग की वजह से क्या होता है कि फूड की डिफिशेंसी आकर होती है, खुराक कम हो जाती है लोगों के लिए। क्योंकि मोस्टली खुराक जो होता है वो जो जंग में जो सिपाही लड़ते हैं उनके लिए जो कि ज़्यादा खुराक उसकी तरफ जाता है, तो लोगों को खुराक की कमी आ जाती है। या इस तरह की जंग हालात में जो कि फूड्स, जो मुख्तलिफ़ किस्म के फूड खुराक की अशिया है, सो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या उसकी जो काश्त है ये इफेक्ट हो जाती है। दिस वार इज़ आल्सो फैक्टर जिसमें खुराक की कमी आ जाती है। सो ये भी एक काज है, पॉलिटिकल स्ट्राइफ एंड वार एंड चाइल्ड एब्यूज या एल्डर एब्यूज। एक और है एक्सेसिव फास्टिंग, जब एक बंदा फास्ट रखता है और वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फास्टिंग की वजह से भी बॉडी में जो कि स्टार्वेशन आ सकती है। एंड पुअर्टी इज़ आल्सो मतलब वेल नोन काज, एंड जिसको आप बहुत इजी और अच्छे तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि ये तो ज़ाहिर बात है कि पुअर्टी इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन काज ऑफ दी स्टार्वेशन या प्रोटीन मल न्यूट्रिशन का एक मेन काज है। तो ये सरकमस्टांशियल काजेस है, जो ऐसे सरकमस्टांसेस पैदा होते हैं मेडिकल कंडीशन के बाद। इससे पहले जो हमने किया था, ये जो आपको नजर आया ये मेडिकल कंडीशन थे, चाहे एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ईटिंग डिसऑर्डर, सीलिएक डिजीज, कोमा, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलिटस, डाइजेस्टिव डिजीज एंड कांस्टेंट वोमिटिंग, ये सारे मेडिकल कुछ रीजंस थे, मेडिकल कुछ कंडीशंस थे जिसकी वजह से स्टार्वेशन आकर होता है। लेकिन ये जो हमने पढ़ा सर्कमस्टांशियल काजेस, ये ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं हमारे बॉडी में, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा होते हैं जिसकी वजह से हमें इस स्टार्वेशन के पीरियड से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं हम द मेन काजेस ऑफ स्टार्वेशन। मेन काजेस क्या है स्टार्वेशन के? सो इकोनॉमी यानी पुअर्टी की तरफ बात आती है, फूड स्कार्सिटी इन द सोसाइटी, जो खुराक की किल्लत आ जाती है, एक चीज़ की कास्ट इफेक्ट हो जाती है, वो मतलब कास्ट इसकी नहीं होती है, मतलब डिजीज डेट कैन काज रैपिड वेट लॉस, ऐसे डिजीज ने पहले ही डिस्कस किया सर्कमस्टेंशियल काजेस एंड मेडिकल काजेस में। इस तरह की डिजीज भी आकर हो सकती है। द पर्सन में आल्सो बी दी होस्ट टू अ पैरासाइट सच एज इंटेस्टाइनल वर्म, कुछ ऐसे इंटेस्टाइनल वर्म भी हो सकते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट के तौर पर मतलब वो हमारे बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिशनल या हमारी बॉडी के टिश्यूज वगैरह को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो कि ये कमज़ोर हो जाती है। एंड क्लिनिकल कंडीशन भी हो सकता है सच एज रिकवरी फ्रॉम सर्जरी और बर्न एक्सेट्रा, को इस तरह की क्लिनिकल कंडीशन भी हो सकती है जो एक बंदा जो कि वो डिजीज से इसको गुजरना पड़ता है, सर्जरी से या बर्न से। सो इस कंडीशन में भी जो कि है वो स्टार्वेशन जो कि इसमें सफल हो सकता है। सो दीज आर द मेन काजेस। ओवरऑल जो काजेस है पहले हमने अलग अलग पढ़े, सर्कमस्टेंशियल काजेस एंड मेडिकल रीजंस, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये ओवरऑल काजेस जो कि इन सब का जब हम समराइज करते हैं तो ये इकोनॉमी आती है, सोसाइटी में फूड स्कार्सिटी आती है, डिजीज़ आती हैं, और कुछ इन्फेक्शन आ सकते हैं, मतलब पैरासाइटिक इन्फेक्शंस फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल वर्म एक्सेट्रा, और कुछ क्लिनिकल कंडीशन आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल सर्जरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बर्न हो गया, जिसकी वजह से स्टार्वेशन होती है बॉडी में। अब हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ कि स्टार्वेशन के क्या साइन एंड सिम्टम्स है, या जो क्वाशियोको है इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दी स्टार्वेशन या क्वाशियोको जो कि है, इसका जो साइन एंड सिम्टम्स है वो है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी का क्या मतलब है? इम्पल्सिविटी जो कि है ये एक शख्स के अंदर एक ऐसा एक बंदा एक ऐसा एक्ट करता है, एक ऐसा काम करता है जिस जो उसको वो प्रॉपरली प्लान उसने नहीं किया होता है, मतलब उसको प्रॉपर विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग अ पर्सन कैन एक्ट विदाउट थिंकिंग, यानी एक बंदा सोचे बगैर कोई ऐसा काम करता है जिस उसके सोच में ना उसने उसके बारे में सोचा है, ना उस काम के बारे में उसने प्रॉपर प्लानिंग किया होता है, विदाउट प्लानिंग विदाउट थिंकिंग वो काम कर जाता है। सो ये एक साइन है, एक सिम्टम है स्टार्वेशन का या क्वाशियोको का, कि आप ऐसे काम करेंगे जिसके बारे में आपने ना प्लानिंग की होगी ना आपने उसके बारे में सोचा होगा।
किस तरह? फॉर एग्जांपल, आप मार्केट जाते हो और आप एक ऐसा चीज़ लेते हो, यू बाय आई थिंक, जिसके बारे में आपने सोचा ही ना, मतलब घर से आप निकलते हो, आपने सोचा भी नहीं है कि मैं ये चीज़ खरीदूंगा, और जो ही आप मार्केट में जाते हो चीज़ उठाते हो, एकदम आप इसको खरीदते हो। या आप जो कि है कि मतलब यू आर वॉकिंग इन द स्ट्रीट और बगैर किसी सोचे समझे बगैर जो कि है आप कहीं पर जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि मैं किधर जा रहा हूँ, क्योंकि आपने सोचा नहीं है इस पर। सो इम्पल्सिविटी अकर होती है ड्यू टू स्टारवेशन। इम्पल्सिविटी क्या है कि आप एक ऐसा इम्पल्सिविटी क्या है कि आप एक ऐसा एक्ट करते हो जिसके बारे में आपने नहीं सोचा है, आपने कोई प्लान, कोई पहले से आपने प्लान नहीं किया है। सो इसको कहते हैं इम्पल्सिविटी। सो इट इज़ अ साइन ऑफ स्टारवेशन। यानी आपने नोट किया होगा, जब भी आपने खुराक नहीं खाया होगा मतलब, या काफ़ी वक्त तक जो कि आप भूखे हो मतलब, तो इस दौरान आप ये फील किया होगा कि आप मतलब ऐसे काम आप कर जाते हो जो आपके सोच में भी नहीं होता है मतलब। दूसरा है इरिटेबिलिटी। अब इरिटेबिलिटी का क्या मतलब है? इरिटेबिलिटी का मतलब है फीलिंग ऑफ एजिटेशन। यानी आप क्या होता है कि किसी चीज़ को देख कर या किसी चीज़ को फील करके या कोई एक चीज़ आपके टच में आ जाता है, यू बिकम्स इरिटेबल। इरिटेबल का मतलब है यू बिकम्स अपसेट। यानी आप अपसेट हो जाते हो किसी चीज़ को देख कर, किसी चीज़ को फील करने से, किसी चीज़ को टच करने से। मतलब आप इरिटेबल हो जाते हो और आप अपसेट हो जाते हो ना। आप खाना खाते हो, यानी खाना भी हो सकता है, आप खाने से भी इरिटेबल हो सकते हैं, आप स्टडी से भी इरिटेबल हो सकते हैं, आप एक बुक को स्टडी करने से भी इरिटेबल हो सकते हैं। इस तरह कोई खाने की चीज़ आपके हाथ में आ जाता है, आप इरिटेबल हो जाते हो, आप सेट हो, ये नहीं खाता हूँ मैं, लोग कहते हैं ना ये चीज़ मैं नहीं खाता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी किसे कहते हैं? व्हेन यू बिकम्स इरिटेबल टू अ समथिंग। इरिटेबल मीन्स व्हेन यू मतलब when you feel, you see anything, and you become upset due to the feeling of that thing, so इसको कहते हैं irritability। सो जब भी आप स्टारवेशन पीरियड से आप गुजरना पड़ता है, आप के बॉडी में स्टारवेशन है या लेस, व्हेन यू टेक लेस एंड टेक ऑफ एनर्जी, सो ये इरिटेबिलिटी जो कि आपने फील किया होगा, आप में से बहुत से लोगों ने इसको फील किया होगा कि आपको हर चीज़ बुरा लगता है, मतलब आप किसी से बात भी नहीं करते हो, ना आप किसी महफिल में बैठते हो ना आप खाना खाते हो, ना आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ से आप अपसेट हो जाते हो। सो इरिटेबिलिटी अकर्स, ये भी एक साइन एंड सिम्टम्स है स्टारवेशन का। दूसरा जो कि तीसरा जो है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी का क्या मतलब है? हाइपर एक्टिविटी मीन्स कि जब भी आप ऐसे मूड में चले जाते हो कि आप हाइपर एक्टिव हो सकते हो, मतलब जब आप किसी से बात करते हो, किसी के साथ बैठते हो, तो बातों बातों में या कोई एक्टिविटी करते हो और उस एक्टिविटी को करने के दौरान जो कि है आप थोड़ा सा हाइपर एक्टिव हो जाते हो, यानी उसमें थोड़ा ओवर एक्टिव हो जाते हो, वो आपसे थोड़ा बातों बातों में आप बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हो, काम के दौरान आप बहुत ज़्यादा काम फिर आपसे हो जाता है मतलब। सो हाइपर एक्टिव, और फिर आपको लोग रिस्पांस भी इस तरह करते हैं कि लोग कहते हैं कि मतलब इसको किया हुआ है कि ये इतना हाइपर एक्टिव है। ये कॉमन वर्ड है, हम रोज़मर्रा डेली लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं कि कितना हाइपर एक्टिव है, मतलब कितना हाइपर है ये। सो हाइपर एक्टिविटी आपसे हो सकती है, मतलब क्योंकि आपका जो थिंकिंग है, जो आपका ब्रेन है, ये इसको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है, तो आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है इस दौरान। सो आप हाइपर एक्टिव हो जाते हो। एट्रोपी अकर होती है, एट्रोपी या वेस्टिंग अवे ऑफ द स्टमक वीकन्स द परसेप्शन ऑफ द हंगर। सो एट्रोपी में क्या होता है, जिसमें स्टमक जो कि है ये थोड़ा सा वीक हो जाता है, और स्टमक वीकन्स द परसेप्शन ऑफ हंगर, यानी जो हंगर परसेप्शन है ये वीक हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? स्टारवेशन लूज सब्सटेंशियल फैट, एडिपोज टिश्यूज एंड मसल मास एज द बॉडी ब्रेक डाउन दीज टिश्यूज फॉर एनर्जी। क्या होगा कि ये भी एक साइन है कि स्टारवेशन के दौरान आप ये नोट करेंगे कि आपकी बॉडी के जो टिश्यूज है, जो मसल्स है, इसकी ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, उसकी कमज़ोर, उसकी वीक
ये वीक हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है इसमें, क्योंकि जो बॉडी को बाहर से एनर्जी, बाहर से फूड नहीं मिलता है, इस दौरान बॉडी खुद अपने अंदर जो उसने एनर्जी स्टोर किया होता है फैट की शक्ल में, कहाँ पर, ये आप लोगों को पता है कि एडिपोज टिश्यूज में फैट स्टोर हो जाते हैं। और फूड क्या है, फैट्स के ये एक्सेसिव एनर्जी कैलोरीज थी जो हमारी बॉडी में इसी स्टार्वेशन पीरियड के लिए जो कि स्टोर हुआ था, कि जब स्टार्वेशन आ जाता है तो इस दौरान ये बॉडी इसको रिलीज करके इसको यूज़ करेंगे। सो सारे डिपोज टिश्यूज जो कि ये लूज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मसल मास जो कि ये कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान मसल जो कि हैं इसमें ये मसल या डिपोज टिश्यूज जो कि इट इज़ यूज फॉर एनर्जी गेनिंग। सो आपके मसल्स, आपके डिपोज टिश्यूज ये सारे लूज हो जाएंगे, मतलब। तो these are the signs and symptoms: impulsivity, irritability, hyperactivity, atrophy of the stomach, and starvation, loses the adipose tissues and muscles of the body. So ये सारे signs and symptoms हैं। और क्या है, केटाबॉलिसिस जो कि है एक हमारे बॉडी में जो जो केटाबॉलिज्म रिएक्शंस होते हैं। सो इसमें क्या होगा कि जितने भी फूड सब्सटेंस हमने लिए थे इन सब की केटाबॉलिज्म होगा। यानी केटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि जितने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड्स हमने लिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, इन सब की ब्रेकडाउन हो जाएगी इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, अमीनो एसिड्स वगैरह में। सो केटाबॉलिज्म इंक्रीज जाएगा। फिटीग हमारे बॉडी में अगर होगा फिटीग, थकावट जिसको कहते हैं, इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग वर्ल्ड डिमिनिशेस, आपका जो इंटरेक्शन है ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन सीजेस व्हेन द बॉडी फैट परसेंटेज इज टू लो टू सपोर्ट अ फीटस। मेंस्ट्रुएशन जो कि ये चीज़ हो जाएगा फीमेल्स में, अक्सर ये इफेक्ट हो जाता है। Victims of starvation are often too weak to sense thirst and therefore become dehydrated. बंदा डिहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है इस बार इसमें। All movements becomes painful due to muscle atrophy and dry cracked skin, and it is caused by severe dehydration. यानी ये सारी चीज़ें जो कि हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, जो मसल होते हैं और जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं ये लॉस हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और इसकी ट्रॉफी अकर हो जाती है, इन साइज जो कि है इसका कम हो जाता है। और इसके अलावा स्किन भी इफेक्ट हो जाता है। स्किन क्यों इफेक्ट हो जाता है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो बॉडी जो कि ये डिहाइड्रेट हो जाती है। सो एक्सेसिव डिहाइड्रेशन या सिवियर डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन भी इफेक्ट हो जाएगा। ये भी एक साइन है, मतलब। अच्छा, फंजाई अटैक ज़्यादा होगा स्किन पर वगैरह पर, वाइटामिन डिफिशिएंसी होगी, और फिर वाइटामिन डिफिशिएंसी की वजह से जो कि है मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन जो कि जैसे एनीमिया है, बेरी बेरी है, पेलेग्रा है, एंड स्कर्वी डिजीज है, ये अगर होंगे। नो, आप लोगों को पता होगा कि एनीमिया किसे कहते हैं, मतलब एनीमिया का क्या मतलब है, बेरी बेरी का। Beriberi means the disease caused by due to the deficiency of vitamin B1 की वजह से जो डिफिशियंसी हो जाती है तो इससे बेरी डिजीज आकर होता है। तो वाइटामिन B1 इज आल्सो कॉल्ड थायमीन। तो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि बेरी इज द डिजीज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ वाइटामिन B1। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि आप अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हो, आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर ओबीस, इफ यू आर ओवरवेट, एंड आप ये डिसीजन डिसाइड करते हो कि मैं इसके बाद अपना वेट कम करूँगा, बट वेट कम करूँगा, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अक्सर लोग जो कि है डाइटिंग पर आते हैं, मतलब डाइट जो कि वो कम लेते हैं, नहीं लेते, मतलब। तो इस दौरान अगर आप कोई भी चीज़ नहीं लेते हो, फैट नहीं लेते हो, फैटी मतलब फूड नहीं लेते हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग जो फूड हो वो आप नहीं लेते हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको वाइटामिन और प्रोटीन ज़रूर लेना है, क्योंकि वाइटामिन प्रोटीन का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह ये एक डिजीज़ है, अगर आप वाइटामिन नहीं ले रहे हो तो ये एक थायमीन डिफिशियंसी की वजह से या वाइटामिन B1 डिफिशियंसी की वजह से ये बेरी डिजीज़ आकर होता है। और बेरी डिजीज़ में फिर क्या होता है, फिर इसके फिर टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो कि है हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, हार्ट फेल हो सकता है, मतलब कुछ
या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये इफेक्ट हो जाता है बेरी बेरी डिजीज़ में। दूसरा जो है जिसमें क्या होता है जिसमें अक्सर तौर पर जो कि है डिमेंशिया काज होता है और डर्मेटाइटिस होता है, डायरिया होता है, वो है पेलेग्रा। सो पेलेग्रा में क्या होता है, पेलेग्रा जो कि है इट इज़ आल्सो अकर्स बीरी बीरी की तरह, ये भी एक विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से होता है जिसको कहते हैं विटामिन बी 3। और विटामिन बी 3 को नाइसिन भी कहते हैं। नाइसिन डिफिशिएंसी की वजह से, विटामिन बी 3 डिफिशिएंसी की वजह से पेलेग्रा अकर होता है। और पेलेग्रा क्या है, पेलेग्रा जो कि इसमें डिमेंशिया अकर होता है, डर्मेटाइटिस होता है, और डायट्रिया जो कि है सॉरी डायरिया जो कि अकर होता है। और इसकी जो कि ट्रीटमेंट क्या है कि हम विटामिन बी 3 जो कि ये सप्लाई करें बॉडी में, अगर हम इसको प्रॉपरली टाइम पर इसको ट्रीट ना करें तो फिर ये बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक कंडीशन की तरफ भी जा सकती है। स्कर्वी जो कि है लास्ट एक डिजीज़ हो जाती है स्कर्वी डिजीज़, जिसमें जो कि है क्या होता है स्कर्वी डिजीज़ में, ये एक टीथ रिलेटेड गम्स रिलेटेड जो कि है एक डिजीज़ है जिसमें विटामिन सी जो कि हमारे बॉडी में डिफिशिएंट हो जाता है, यानी स्कर्वी अकर ड्यू टू विटामिन सी डिफिशिएंसी। एंड इसमें क्या होता है कि स्किन इफेक्ट हो जाता है, हेयर्स इफेक्ट हो जाते हैं, गम, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि अक्सर गम से ब्लीडिंग आती है, मतलब विटामिन सी की वजह से। इस तरह रेड ब्लड सेल्स भी इसमें डिक्रीज हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाते हैं, मतलब एंड आल्सो द पर्सन फील वीकनेस एंड द पर्सन फील टायर्ड, मतलब टायर्ड फील करेगा, वीकनेस फील करेगा। और मेन जो है इसमें ये है कि आप ब्लीडिंग फ्रॉम द स्किन अकर होता है, गम से ब्लीडिंग आती है स्कर्वी में। सो एंड विटामिन सी की डिफिशिएंसी से होता है। सो वेरी वेरी विटामिन बी 1, पेलेग्रा विटामिन बी 3, नाइसिन की वजह से, एंड स्कर्वी अकर ड्यू टू विटामिन सी, यानी ये विटामिन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें क्या होता है कि अगर आप विटामिन जो कि फूड में नहीं लेंगे, विटामिन डिफिशिएंसी, तो ये सारे डिजीज़, ये सारे मेडिकल कंडीशन जो कि आकर हो सकते हैं। डायरिया होता है, स्किन रैशेस, एडिमा एंड हार्ट फेलियर। मेडिकल स्टडी एस्टिमेटेड इन एडल्ट्स कंप्लीट स्टार्वेशन लीड्स टू डेथ विद इन 8 to 12 वीक्स। यानी मेडिकल स्टडी एस्टिमेट करता है कि एडल्ट्स कंप्लीट स्टार्वेशन लीड्स टू डेथ विद इन 8 to 12 वीक। एक बंदा जब 8 से 12 वीक्स के दौरान जो कि इस दौरान जो कि ये डेथ भी अकर होता है स्टार्वेशन पीरियड के, और ये एक स्टार्वेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, सो विद इन 8 या 8 से लेकर 12 वीक्स के अंदर अंदर डेथ भी अकर हो सकता है। इंडिविजुअल हैज़ लॉस्ट अबाउट 30% ऑफ देयर नॉर्मल बॉडी वेट, और 30% बॉडी वेट जो कि ये लॉस हो जाता है इसमें स्टार्वेशन में। अब मेन जो हम आते हैं वो है मेटाबॉलिक चेंजेस, और ये भी आपका टॉपिक है कि स्टार्वेशन क्या है, और स्टार्वेशन में आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो है स्टार्वेशन, और स्टार्वेशन में मेटाबॉलिक चेंजेस क्या आते हैं। सो अब हम आते हैं चेंजेस एंड मेटाबॉलिक चेंजेस की तरफ आते हैं कि स्टार्वेशन में मेटाबॉलिक चेंजेस कौन कौन से ऐसे मेटाबॉलिक चेंजेस हैं जो अकर होते हैं। फर्स्ट हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की तरफ कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में किस तरह चेंजेस अकर होते हैं। An important function of liver is to act as a blood glucose buffering organs. A couple of days of fasting rapidly uses up tissue glycogen. Hypoglycemia depresses insulin secretion but enhances secretion of glucagon, adrenaline, and glucocorticoids. Key gluconeogenesis enzymes enhances gluconeogenesis and glycogenolysis and maintain the liver and muscle glycogen and the blood sugar to at a subnormal level. अच्छा, क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो लिवर जो एक ऑर्गन है, सो लिवर क्या करता है, द लिवर इज अ बफरिंग ऑर्गन। ये बफरिंग ऑर्गन है, मतलब एक बफरिंग सिस्टम में लाता है किस चीज़ को, ब्लड ग्लूकोज को। ये ब्लड ग्लूकोज के लिए एक बफरिंग ऑर्गन के तौर पर काम करता है लिवर। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो लिवर जो कि ये इस तरह के आगे इस तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शन काज करता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करे।
अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो उसको वापस नॉर्मल लाने के लिए मतलब ये और ऐसे प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ता है। सो द लिवर एक्ट्स एज अ बफरिंग ऑर्गन फॉर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। और क्या होता है कि जब हम किसी खास कई दिनों पर हम फास्टिंग में रहते हैं, मतलब स्टारवेशन होता है। सो इस दौरान क्या होता है कि जो टिश्यू ग्लाइकोजन है ये कंज्यूम होता है बॉडी को एनर्जी देने के लिए, यानी द ग्लाइकोजन इज कंज्यूम्ड इन द बॉडी। जो टिश्यूज के अंदर, सेल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर पड़ा हुआ ये यूज होता है बॉडी को एनर्जी देने के लिए। और इस दौरान क्या होता है कि चूंकि हमारे स्टार्वेशन पीरियड है, हम खुराक नहीं लेते तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन अकर होता है। सो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। और इस दौरान क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो इंसुलिन भी प्रोड्यूस नहीं होगा, इंसुलिन भी रिलीज नहीं होगा, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो भी डिप्रेस होगा। और क्या हो जाएगा कि ग्लूकागॉन जो कि है इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा, ग्लूकागॉन ज़्यादा सिक्रेट हो जाएगा, एड्रेनलिन जो कि ज़्यादा सिक्रेट हो जाएगा, और इस तरह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि इसकी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। यानी स्टार्वेशन के दौरान इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाएगी क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन है, ब्लड में ग्लूकोज कम है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है। सो इंसुलिन डिप्रेस हो जाएगा, इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा, इसकी जगह ग्लूकागॉन, यानी जो ग्लूकागॉन है, एड्रेनलिन है, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, एंजाइम्स ये एक्टिवेट होंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है कि हम हमारे पास जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम अदर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, तो इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि जो स्टोर ग्लाइकोजन है इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी ताकि इससे जो कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाए। And maintain and the liver and muscle glycogen and maintain the liver and muscle glycogen and the blood sugar। और इसी तरह लेवर, मसल्स और दूसरे टिश्यूज के अंदर जितने भी ग्लाइकोजन स्टोर पड़ा हुआ है सब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी ताकि हमारे ब्लड लेवल में जो ग्लूकोज लेवल है ये नॉर्मल रहे। हम हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन भी इसको भी प्रिवेंट करेंगे, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन को भी प्रिवेंट करना है क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया से फिर ब्रेन वगैरह जैसे वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में ये इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये द चेंजेस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ब्लड ग्लूकोज लेवल जो कि ये कम होता है, इंसुलिन सिक्रीशन नहीं होगा, ये डिप्रेस होगा, और क्या होगा कि ग्लूकोगन ज़्यादा सिक्रेट होगा, एड्रेनलिन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसके अलावा ग्लूकोनेयोजेनेसिस प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। लेवर, ग्लाइकोजन और बाकी टिश्यूज में जो ग्लाइकोजन स्टोर पड़ा हुआ है ये सब जो कि है यूटिलाइज होगा बॉडी के अंदर। और क्यों यूटिलाइज, क्योंकि हमारे ब्लड शुगर लेवल जो ग्लूकोज लेवल है इसको मेंटेन रखना है। नेक्स्ट जो कि है क्या है, अब नेक्स्ट है gluconeogenesis from proteins is considerable in the liver and kidney in the first few weeks। यानी फर्स्ट फ्यू वीक्स में जो कि लेवर और किडनी में जो कि प्रोटीन जो कि ये एक सोर्स बनता है कि जिसके ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोनेयोजेनेसिस होती है प्रोटीन से फर्स्ट फ्यू वीक्स में, बट कंटिन्यू लेटर एट रिड्यूस रेट मेनली इन द किडनी, लेकिन बाद में भी ये रिड्यूस हो जाता है। हेपेटिक ग्लाइकोजेनेसिस होता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। लाइपोजेनेसिस होता है, यानी जो लाइपोजेनेसिस है लिपिड फॉर्मेशन है। इट इज़ आल्सो डिक्लाइन इन इंसुलिन सिक्रीशन, क्योंकि इंसुलिन सिक्रीशन की वजह से ये भी डिक्लाइन हो जाएगा। These factors save some blood sugar for supply to the extra hepatic tissues। और ये सारे फैक्टर जो कि क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज है इसके लिए कुछ जो ब्लड शुगर है इसको कुछ सेविंग करती है, मतलब ताकि कुछ ब्लड शुगर जो के हैं और ये एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज जो के हैं इसको सप्लाई हो जाएगी। ये तक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। दूसरा अब है चेंज इन फैट मेटाबॉलिज्म के फैट मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस अकर होते हैं ड्यूरिंग स्टार्वेशन पीरियड। So during starvation, enhanced secretion of glucocorticoid, glucagon and adrenaline। यानी जब स्टार्वेशन पीरियड के दौरान जो कि क्या होता है कि जब सिक्रीशन होती है ग्लूकोकार्टिकाइड्स की, ग्लूकागॉन्स की या एड्रेनलिन की, जिस तरह पहले भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, अगर आपने आपको याद हो
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मैंने डिस्कस किया था कि जिसमें इंसुलिन या करते कोई इंसुलिन डिप्रेस हो जाता है और एनहांसेस द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। सो इस दौरान क्या होता है कि पेट मेटाबॉलिज्म में हम ये बात डिस्कस करते हैं कि चूँकि हमारे साथ स्टार्वेशन पीरियड में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकागॉन और एड्रेनलिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। तो इस दौरान क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं लाइपेज ऑफ दी। इस दौरान क्या होता है इसकी सिक्रीशन की इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज ऑफ द एडिपोज टिश्यूज के लाइपेज सेंसिटिव जो हार्मोन्स है जो एडिपोज टिश्यूज में जो लाइपेज एंजाइम होता है जो लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस काज करता है। सो इस तरह के हार्मोन जिसको एक्टिवेट करता है वो हार्मोन सिक्रीट होंगे और इससे क्या हो जाएगा, इट विल मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स क्योंकि लाइपेज एक्टिव हो गया और वो लिपिड की ब्रेकडाउन काज करेगा, फैट की मेटाबॉलिज्म काज करेगा। सो इससे क्या हो जाएगा कि फैटी एसिड बनेगा, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा फैट्स। सो क्या हो जाएगा कि इस फैट्स की ब्रेकडाउन की वजह से ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज एंजाइम ड्यू टू सच टाइप ऑफ हार्मोन लाइक एड्रेनलिन ग्लूकागॉन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेट्रा। सो फैट्स की ब्रेकडाउन हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो mobilize large amounts of fatty acid from adipose tissues to the liver for oxidation। सो ज़्यादातर फैटी एसिड जो कि ये मोबिलाइज हो जाएंगे, मतलब फैट से एडिपोसाइड सेल से ये मोबिलाइजेशन करेंगे, वो मोबिलाइज हो जाएंगे और वो लेवर में आ जाएंगे और लेवर में फिर इसकी ऑक्सीडेशन होगी ताकि इससे ग्लूकोज या कुछ एनर्जी जो कि एटीपी जो कि इसे तैयार हो सके। क्या होता है फैट मेटाबॉलिज्म में क्या चीज़ें आ जाती है कि ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीशंस जो इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग स्टार्वेशन पीरियड, क्या हो जाते हैं कि जो लाइपेज सेंसिटिव हार्मोन्स हो जाते हैं वो एक्ट करते हैं लाइपेज पर और लाइपेज एक्टिव हो जाता है और लाइपेज के एक्टिव होने से क्या हो जाएगा कि सेल के अंदर एडिपोसाइड सेल्स या एडिपोज टिश्यूज के अंदर जितनी भी फैट्स है उनकी ब्रेकडाउन होगी और उस फैटी एसिड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फैटी एसिड जो कि फिर वो मोबिलाइज हो जाएंगे एडिपोज टिश्यूज से लेवर की तरफ और लेवर में फिर क्या होगी कि इसकी ऑक्सीडेशन होगी ताकि इससे एनर्जी हासिल कर सके। Also, ketosis results enhanced beta oxidation and a failure to oxidize the acetyl-CoA। कीटोसिस किसे कहते हैं? द वर्ड कीटोसिस जो कि है द वर्ड कीटोसिस इट इज़ अ कंडीशन जिसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो कि हैं जो कीटोन बॉडीज़ है ब्लड में या यूरिन में इसका लेवल जो कि है ये इंक्रीज हो जाता है कीटोसिस में, कीटोन बॉडीज इंक्रीज हो जाते हैं और ये आमतौर पर कब होता है? इट इज़ अ रिस्पांस टू जब हमारे इट इज़ अ रिस्पांस टू हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन, जब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है ड्यू टू लो ग्लूकोज लेवल। क्या होता है कि या अगर हम इसे फास्टिंग कंडीशन में हैं या स्टार्वेशन पीरियड में है कि हम कार्बोहाइड्रेट डाइट जो कि ये हम ले रहे हैं तो इस दौरान क्या होगा कि हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन होगी। सो ये एक मेटाबॉलिक कंडीशंस है और इसमें क्या होता है कि कीटोन बॉडीज़ इंक्रीज हो जाती है हमारे बॉडी में और इट विल इन्हांस ड्यू टू कीटोसिस, ये बीटा ऑक्सीडेशन इन्हांस करेगा और इस दौरान एसिटाइल को ए जो कि इसकी ऑक्सीडेशन कम हो जाएगी। इस दौरान फैटी एसिड जो कि है द फैटी एसिड सिंथेसिस इज रिड्यूस्ड आल्सो, फैटी एसिड सिंथेसिस रिड्यूस होगा। ऑलरेडी मैंने पहले आपको कहा यहाँ पर कि लाइपेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, सारे फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करेगा और फिर फैटी एसिड जो कि ये लेवर की तरफ जाएगा ताकि वहाँ पर ग्लूकोनेयोजेनेसिस प्रोसेस इससे आकर हो जाए या सॉरी बीटा ऑक्सीडेशन इससे आकर हो जाए। क्या होता है कि फैटी एसिड सिंथेसिस ये कम हो जाएगा क्योंकि सारे फैटी एसिड जो कि इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो इसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी एंड एलिवेटेड प्लाज्मा लेवल ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड इनहिबिट एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज। और चूंकि लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो कि है ये हमारे प्लाज्मा लेवल जो कि इसका एलिवेट हो जाता है इसका लेवल, तो ये एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो कि है उस एंजाइम को ये इनहिबिट करेगा। रिड्यूस द आउटफ्लो ऑफ माइटो, जो मैंने ये स्टाइल को एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम से मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल जो हम सेलुलर स्टोरेज हमने किया तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि इसके इनहिबिशन से क्या होगा। फिर रिड्यूस द आउटफ्लो ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल
citrate, mitochondrial citrate for cytoplasmic lipogenesis। इसका क्या मतलब है कि एलिवेटेड प्लाज्मा लेवल ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये तो हो गया। रिड्यूस द आउटफ्लो ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल सिट्रेट फॉर साइटोप्लाज्मिक लाइपोजेनेसिस। क्या होता है कि जब भी लाइपोजेनेसिस प्रोसेस होता है, ये लाइपोजेनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स, या फॉर्मेशन ऑफ लिपिड इज कॉल्ड लाइपोजेनेसिस। साइटोप्लाज्मिक लाइपोजेनेसिस का क्या मतलब है? व्हेन द लाइपोजेनेसिस occur in the cytoplasm of the cell, this is called cytoplasmic lipogenesis। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल सिट्रेट होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान बनता है, जो मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि ऑक्सिलरी सिट्रेट प्लस एसिटाइल को ए, ये कंबाइन हो जाते हैं और सिट्रेट फॉर्मेशन आकर होता है। तो बाज़ औक़ात जो माइटोकॉन्ड्रियल सिट्रेट है, क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल सिट्रेट एक एंजाइम के थ्रू, जो उस एंजाइम का नाम है एटीपी सिट्रेट लाइज एंजाइम, सिट्रेट लाइज एंजाइम, एटीपी सिट्रेट लाइज एंजाइम जिसको कहते हैं, उस एंजाइम की वजह से ये जो सिट्रेट है, जो माइटोकॉन्ड्रिया से हमने डिराइव किया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ये प्रोड्यूस हो गया है, ये सिट्रेट वापस एसिटाइल को ए एंड ऑक्सिलरी सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से ये फर्स्ट स्टेप है लाइपोजेनेसिस में या लिपिड सिंथेसिस में, और जिसमें जो कि है एटीपी जो कि ये हाइड्रोलाइज्ड होगा, और ये सिट्रेट जो कि ये लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प देगा। क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल जो सिट्रेट है, ये सिट्रेट वापस जो कि है ये एसिटाइल को ए और ऑक्सिलरी सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरीके से ये लिपिड सिंथेसिस की तरफ ये प्रोसेस जाएगा। ये एक एंजाइम के थ्रू होता है जिसको कहते हैं एटीपी सिट्रेट लाइज एंजाइम। ये भी कम हो जाएगा क्योंकि सिट्रेट बनता ही नहीं है, एसिटाइल को ए नहीं है मतलब, तो दिस विल आल्सो रिड्यूस। क्या होता है कि रिड्यूस द आउटफ्लो ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल सिट्रेट फॉर साइटोप्लाज्मिक लाइपोजेनेसिस, यानी फैटी एसिड्स की जो फॉर्मेशन है, ये फैटी एसिड सिंथेसिस ये भी रिड्यूस हो जाएगा, फैटी एसिड सिंथेसिस भी रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि सिट्रेट से जो लाइपोजेनेसिस आकर हो जाता है, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एसिटाइल को ए भी कम हो गया है। एसिटाइल को एक वजह से सिट्रेट भी नहीं बनेगा या कम बनेगा, सिट्रेट भी इतना नहीं है कि ये लिपिड्स फॉर्मेशन काज करे। While the decline in insulin secretions prevent the induction of NADPH generating malic enzyme and glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme, क्योंकि इंसुलिन की डिक्लाइन आ जाएगी, इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से ये जो एंजाइम्स है, NADPH जनरेटिंग मालिक एंजाइम्स हो गया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स हो गया, ये जो कि ये भी कम हो जाएगा। अच्छा, ये आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो लास्ट सेंटेंस है, व्हाइल द डिक्लाइन इन इंसुलिन सिक्रीशन प्रिवेंट द इंडक्शन ऑफ NADPH जनरेटिंग मालिक एंजाइम्स एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर दो एंजाइम्स की जिक्र हुआ है, एक मालिक एंजाइम जिसको कहते हैं, जो मालिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जिसको कहते हैं, मालिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, या इसको NAD मॉलिक एंजाइम भी इसको कहते हैं। ये एंजाइम क्या है? इट इज़ एंजाइम मॉलिक डिहाइड्रोजनेज इज एंजाइम, जो क्या करता है, ये असल में मॉलिक और NAD जो कि है, ये रिएक्ट हो जाते हैं, और इट काजेज द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH। जो मेन बात है यहाँ पर कि ये पायरुवेट की फॉर्मेशन काज करता है। दिस एंजाइम, तो मालिक एंजाइम से मालिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जिसको कहते हैं, ये मालिक के साथ NAD मिल जाती है, और ये पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड और NADH फॉर्मेशन काज करता है, यानी पायरुवेट की फॉर्मेशन काज करता है, जो पायरुवेट से वापस ग्लूकोज फॉर्मेशन आकर होगा। और दूसरा जो यहाँ पर जिक्र है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स की, ये जो एंजाइम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये ये एंजाइम क्या करता है असल में, द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, इट इज़ अ एंजाइम which is responsible for the conversion of glucose into other types of sugar units। ये मोस्टली जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है,
ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के फर्स्ट स्टेप में यूज होता है और ये मोस्टली क्या करता है कि जो ग्लूकोज है इसको दूसरे जो शुगर है, फॉर एग्जांपल राइबोस 5 फास्फेट या दूसरी शुगर यूनिट में इसको कन्वर्ट करता है। सो ड्यू टू इंसुलिन डिफिशिएंसी, क्योंकि इंसुलिन हमारे साथ डिक्लाइन हुआ है, डिफिशिएंसी हुआ है, तो ये जो हार्मोन्स है इसकी भी जो कि है ये जो इसकी इंडक्शन होती है, ये इंड्यूस होते हैं, तो ये भी प्रिवेंट हो जाएंगे, मतलब ये एंजाइम भी जो कि इंड्यूस नहीं होंगे due to the decline in insulin secretions. It prevents the induction of malate enzymes and glucose 6-phosphate dehydrogenase enzymes. यही हमारे साथ दूसरे जो रास्ते हैं एनर्जी गेन करने के लिए, और रास्ते भी हमारे साथ बंद हो जाएंगे, यानी ये फैट मेटाबॉलिज्म जो कि है इस तरह भी इफेक्ट हो सकता है। नो, अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिविटी डिक्लाइंस इन द डिपोज टिश्यूज। लिपोप्रोटीन जो कि ये लाइपेज एक्टिविटी को डिक्लाइन करेगा एडिपोज टिश्यूज में, बट राइजेस इन कार्डियक स्केलेटल मसल्स में इंक्रीज हो जाएगा। और मसल जो कि इट विल स्टार्ट यूजिंग फैटी एसिड एज देयर प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स, and it is no store glycogen, so it uses significant amounts of ketone bodies from about the fifth day of starvation. So and ये लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ग्लाइकोजन नहीं है मसल सेल्स में, तो ये फैटी एसिड्स को यूज़ करेगा, और क्योंकि ग्लाइकोजन हमारे साथ नहीं है तो कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। यानी फैटी एसिड्स की मेटाबॉलिज्म होते हैं, फैटी एसिड्स एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं, ग्लाइकोजन तो है ही नहीं, ये तो ख़त्म हो गया है। So mostly about the fifth day of starvation हमारे साथ कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, यानी has no store glycogen as so it uses significant amounts of ketone bodies from about the fifth day of starvation. Starvation ketosis is more pronounced in females than in males and in children than in adults. जो स्टार्वेशन कीटोसिस है ये मोर प्रोनाउंस होते हैं, ज़्यादा प्रोनाउंस होते हैं फीमेल में बनिस्बत मेल्स के, और चिल्ड्रन में बनिस्बत एडल्ट्स के। कीटोसिस एंड कीटोन्यूरिया प्रोड्यूस एसिडोसिस एंड एनहांस यूरिनरी अमोनिया, पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन। तो क्या होता है कि चूँकि हमारे साथ कीटोसिस आकर हुआ है और कीटोन्यूरिया कंडीशंस है। कीटोन्यूरिया कंडीशन कैसे कहते हैं, व्हेन द कीटोन बॉडीज एंड यूरिन इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया। तो कीटोन्यूरिया की वजह से एसिडोसिस कंडीशन डेवलप हो जाएगा, और इसी वजह से जो कि ये क्या हो जाएगा, यूरिनरी जो इमोनिया है ये पल्मोनरी वेंटिलेशन और जो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन है इसको इन्हांस करेगा। ये तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में पहले हमने कार्बोहाइड्रेट में की। कार्बोहाइड्रेट में मेन दो बात याद रखें कि जो मतलब ग्लाइकोलाइसिस है ये डिक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोनोजेनेसिस प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा, ग्लाइकोजेनेलाइसिस प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। लिपिड्स या फैटी एसिड्स मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाएगा कि जो लाइपोजेनेसिस है ये कम हो जाएगा और लाइपोलाइसिस ज़्यादा हो जाएगा। अब प्रोटीन चेंजेस की तरफ आ जाते हैं कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म किस तरह इफेक्ट करता है। So negative N balance resulted from increased protein catabolism for gluconeogenesis and energy production। तो क्या होगा कि ग्लूकोनेजेनेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से, मतलब फॉर ग्लूकोनेजेनेसिस एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से जो प्रोटीन है इनकी कैटाबॉलिज्म जो कि इंक्रीज हो जाएगा, और इसी वजह से जो नेगेटिव एन बैलेंस नाइट्रोजन बैलेंस है ये आकर हो जाएगा। तो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस रिजल्टेड फ्रॉम इंक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म फॉर ग्लूकोनेजेनेसिस एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि ग्लूकोज है ही नहीं, ग्लूकोज की शॉर्टेज है हमारे बॉडी में, तो इस दौरान प्रोटीन जो कि है इससे जो कि एनर्जी हासिल करना है, तो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होगी, यानी इसकी ब्रेक डाउन होगी, ताकि इससे हमारे साथ क्या हो जाए, ग्लूकोनोजेनेसिस प्रोसेस यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन आकर हो जाए, यानी प्रोटीन से हम ग्लूकोज की फॉर्मेशन काज करेगा एंड एनर्जी प्रोडक्शन, और बाद में इससे फिर एनर्जी
प्रोड्यूस होगी। सो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म की वजह से किस मकसद के लिए, ग्लूकोनेजेनेसिस के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होगी, और फिर प्रोटीन कैटाबॉलिज्म की वजह से जो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस है ये अकर होगा। ब्रेक डाउन टिश्यू प्रोटीन लोअर द बॉडी प्रोटीन बाय मोर देन 25%, यानी जो टिश्यू प्रोटीन्स है इट विल लोअर द बॉडी प्रोटीन्स मोर देन 25%, क्योंकि टिश्यू में प्रोटीन, जिस तरह पहले सेंटेंस में हमने पढ़ा कि पहले सेंटेंस में कि टिश्यू प्रोटीन जो कि इसकी ब्रेक डाउन होगी, सो इस वजह से बॉडी प्रोटीन जो कि इसमें 25% से ज़्यादा डिक्रीज आ जाएगा, एंड द रिजल्टिंग डिक्रीज इन द सेल मास, और इस वजह से सेल के मास में डिक्रीज आ जाएगा, एंड दस इट विल रिड्यूस द इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, और फिर इसकी वजह से जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है इसमें डिक्रीज आ जाएगा। यानी क्या होगा कि टिश्यू प्रोटीन जो कि है इसकी कैटाबॉलिज्म हो गई, इस वजह से जो बॉडी प्रोटीन है ये डिक्रीज हो जाएगा 25%, मोर देन 25%। इसकी वजह से क्योंकि बॉडी के अंदर, सेल के अंदर प्रोटीन कम हो गया तो सेल मास कम हो जाएगा, इसकी वजह से सेल मास डिक्रीज हो जाएगा, और फिर सेल मास की रिड्यूस की वजह से जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है ये कम हो जाएगा। Intestine, liver, spleen, heart and muscles atrophy considerably due to protein catabolism, और चूंकि सेल के इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा, सेल मास रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या होता है कि मोस्टली जो इंटेस्टाइन होता है, लिवर होता है, स्प्लीन होता है, हार्ट होता है, मसल होता है, इनके सेल में या इसमें जो कि एट्रोफी अकर हो जाएगी प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म की वजह से, इन सारे ऑर्गन्स में एट्रोफी अकर हो जाएगी। एट्रोफी जो साइज है ये रिड्यूस हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। सो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म में क्या है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस आएगा कि जो प्रोटीन्स है इसकी कैटाबॉलिज्म होगी, क्यों, दो मकसद के लिए, ताकि प्रोटीन कैटाबॉलिज्म से एक तो ग्लूकोनेजेनेसिस, ग्लूकोज की फॉर्मेशन, और ताकि इससे एनर्जी की प्रोडक्शन हो जाए। लेकिन इससे रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म से नुकसान क्या होता है कि जो बॉडी टिश्यूज प्रोटीन है ये कम हो जाएंगे, और इस वजह से जो बॉडी प्रोटीन है ये तकरीबन मोर देन 25% ये कम हो जाएंगे। इससे सेल का जो मास है ये डिक्रीज हो जाएगा और इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा, और इन सब से मेन क्या है कि जो सेल मास है ये रिड्यूस हो जाएगा, सेल मास विल रिड्यूस हो, और इसको कहते हैं एट्रोफी। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जिस तरह के इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लीन, हार्ट एंड मसल्स, जिसकी सेल्स में एट्रोफी अकर होगी, और मेन वजह क्या है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। इन स्टार्वेशन पीरियड क्या होता है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट होता है कि प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होगी, और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म से फिर हमारे साथ ये अकर होती है ये चीज़ें। अब नेक्स्ट जाते हैं, द इंटेस्टाइनल एट्रोफी severely restricts डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब इंटेस्टाइन की अगर जिस तरह हमने कहा कि मुख्तलिफ, जिस तरह इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया, मुख्तलिफ ऑर्गन्स की एट्रोफी अगर होगी और ड्यू टू प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। जो इंटेस्टाइनल एट्रोफी है, इंटेस्टाइनल एट्रोफी, अगर इंटेस्टाइन की एट्रोफी अकर हो जाती है तो इससे क्या होगा, इट विल सीवियरली रिस्ट्रिक्ट्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन और फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है इसकी एब्जॉर्प्शन पर असर पड़ेगा, और ये कम हो जाएगा, डाइजेशन कम हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। एट्रोपिक चेंजेस ऑफ द हार्ट, हार्ट पर क्या इफेक्ट हो जाएगा, इट विल लोअर द कार्डियक आउटपुट टू प्रोड्यूस हाइपरटेंशन कॉल्ड सर्कुलेटरी फेलियर। अगर हार्ट में एट्रोफी अकर हो जाती है तो इससे क्या हो जाए, इससे ये दो कंडीशंस अकर हो जाएंगे, एक कार्डियक आउटपुट जो कि है ये डिक्रीज हो जाएगा, एंड इट विल लोअर दी कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट के लोअर होने से क्या हो जाएगा, एक तो हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाएगा, हाइपरटेंशन, इंक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर, एंड सर्कुलेटरी फेलियर भी अकर हो सकता है। क्या हो जाएगा, अगर इंटेस्टाइनल एट्रोफी अकर होती है तो इससे ये दो चीज़ें, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो कि ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अगर हार्ट की एट्रोफी अकर होती है, हार्ट की, इससे कार्डियक आउटपुट लोअर हो जाएगा, और इससे हाइपरटेंशन और सर्कुलेटरी फेलियर अकर हो सकता है। इंक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म लोअर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, इंक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म की वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन वैसे ही कम है, इससे मजीद कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन इटसेल्फ इज अ प्रोटीन एंड नेचर।
थायरोक्सिन हार्मोन्स की सिक्रीशन कम हो जाती है, गोनेडोट्रोपिन्स की हार्मोन सिक्रीशन कम हो जाती है, एंड काजेस फेलियर्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड लैक्टेशन। और चूंकि गोनेडोट्रोपिन्स की जो कि है रिप्रोडक्शन और लैक्टेशन में बहुत बड़ा रोल है, इसी वजह से रिप्रोडक्शन और लैक्टेशन जो कि है ये फेल हो जाएगा। ये थर्ड हो गया इंटेस्टाइन पर, हार्ट पर, और अगर हार्मोन्स पर क्या इफेक्ट है तो इंसुलिन, थायरोक्सिन, गोनेडोट्रोपिन्स ये सिक्रीशंस कम हो जाएंगे बिकॉज दिस सिक्रीशंस आर मोस्टली प्रोटीन नेचर। सो प्रोटीन्स कम हो जाते हैं तो ये हार्मोन्स की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी और इसकी वजह से मोस्टली खास तौर पर गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स की वजह से, इस हार्मोन्स की वजह से रिप्रोडक्शन और लैक्टेशन जो कि ये फेल हो जाएंगे। Urinary UPN and urea are reduced while neutral sulfur and uric acids increase in the urine. अच्छा, यहाँ पर यूरिनरी NPN एंड यूरिया आर रिड्यूस व्हाइल न्यूट्रल सल्फर एंड यूरिक एसिड आर इंक्रीज इन द यूरिन। क्या होता है कि दो चीज़ें जो कि यूरिनरी NPN एंड यूरिया जो कि ये रिड्यूस हो जाएंगे, जबकि न्यूट्रल सल्फर एंड यूरिक एसिड जो कि ये इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर ये एक टर्म है, एक यूरिया और एक यूरिनरी NPN। यूरिया तो क्लियर है आप लोगों को, यूरिनरी NPN का क्या मतलब है? यूरिनरी NPN का मतलब है कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। मतलब ये कि अक्सर तौर पर जब हमारे साथ प्रोटीन होते इसकी कैटाबॉलिज्म होती है तो उससे नाइट्रोजन जो कि है हासिल होता है, लेकिन ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, ये कुछ इस तरह के नाइट्रोजन भी है जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, जो नॉन प्रोटीन से हासिल होते हैं नाइट्रोजन। ये आम तौर पर क्या होता है कि वो एनिमल्स जो यूरिया या अमोनिया रिलीज करते हैं, सो उसमें क्या होता है कि ये इस किस्म के जो एनिमल्स होते हैं ये नॉन प्रोटीन होते हैं, यानी यानी यूरिया या अमोनिया जो रिलीज करते हैं सो नॉन प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये फिर भी ये इस नॉन प्रोटीन को नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते प्रोटीन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो उसके स्टमक में होते हैं। तो ये मोस्टली एनिमल्स में होता है, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें नॉन प्रोटीन्स होते हैं और वो नॉन प्रोटीन जो के हैं वो उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ के थ्रू, कुछ माइक्रोब्स के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो उसके स्टमक में होते हैं। सो ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन और यूरिया जो कि दोनों रिड्यूस होंगे, लेकिन सल्फर यूरिक एसिड की फॉर्मेशन इंक्रीज होगी। चेंजेस इन वाटर एंड मिनरल्स मेटाबॉलिज्म में, वाटर और मिनरल मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस आ सकते हैं? ऑन प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन एक्सटेंसिव सेलुलर disintegration lower the intracellular potassium, total body potassium and intracellular fluid volume। ये तो जाहिर बात है कि स्टार्वेशन में क्या होता है